स्टार्ट करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विजेंद्र परमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सत्याजी शर्मा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ज्वाइन करिए फटाफट से। एमपी अकोमोडेशन की क्लास कंटिन्यू चल रही है लास्ट 6 और 7 डेज से। ठीक है, कुछ दिन की क्लास और है अकोमोडेशन की। ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। स्टार्ट करते हैं हम। गुड मॉर्निंग अवधेश। ज्वाइन फास्ट। ठीक है। गुड मॉर्निंग सचिन शुक्ला जी, लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें। चैप्टर 3A, चैप्टर 3A ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961 का अध्याय 3A हम पढ़ रहे थे। ठीक है, अध्याय 3A पढ़ रहे थे। तो अध्याय 3A जो किसके लिए था, किस रिगार्डिंग था? अध्याय 3A था स्पेशल लैंडलॉर्ड के लिए, विशेष वर्ग के भूस्वामियों के लिए हमने एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने की बात उसमें कही थी, जिसमें कि अथॉरिटी दी गई थी आरसीए को, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को अथॉरिटी दी गई थी। क्लियर है? एकोमोडेशन के बाद कौन सा सब्जेक्ट शुरू होगा सर? आप बताइए, आपकी कोई विशेष ख्वाहिश है, मतलब कोई विशेष सब्जेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ डिसाइड करके आपको कौन सा स्टार्ट करते हैं, है ना? करता हूँ मैं, 1-2 दिन डिसाइड करके बताता हूँ। और आप कोई विशेष एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो 12 सब्जेक्ट जो सिविल जज के हैं उनमें से अगर कोई विशेष आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से स्टार्ट करूंगा, है ना? मैं बताता हूँ आपको, कल बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं किस चीज की? है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 23A जो हम एक बात स्टार्ट की थी चैप्टर 3A में, 23A में जो ग्राउंड थे, चैप्टर 3A के 23A में जो ग्राउंड थे दो, उन ग्राउंड पे हम आरसीए को आवेदन दे सकते थे कि भाई जो है वो मकान को खाली करवा दे, हमें उसकी वास्तविक आवश्यकता है। और ये प्रक्रिया, ये प्रावधान सिर्फ विशेष वर्ग के भूस्वामियों के लिए ही है। और विशेष वर्ग के भूस्वामी कौन है? इस अध्याय के अंतिम सेक्शन में जो धारा 23J है, 23 यहाँ जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई विशेष वर्ग का भूस्वामी आखिर होता कौन है। ठीक है, तो 23 चा, ठीक है, हमने रिवीजन पढ़ लिया था, रिवीजन तक बात आ गई थी। ठीक है, अब ये बात करता है कि रोके जाने की अवधि। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि बेदखली के, ठीक है, बेदखली के आदेश के प्रवर्तन को, भाई बेदखली का आदेश हो गया है, एविक्शन का आदेश हो गया है। गुड मॉर्निंग मंजूरी। ठीक है, एविक्शन का ऑर्डर हो गया है, तो बेदखली का जो आदेश है उसके प्रवर्तन को, यानी कि फोर्स में आने को रोकने के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश कुल मिलाकर 6 महीने से अधिक की कालावधि के लिए प्रवत्त नहीं रखेगा। भाई चाहे वो ऑर्डर क्या कहता है, कंडीशन, चाहे वो आरसी ने ऑर्डर पास किया हो या हाईकोर्ट में रिवीजन की बात हो, दोनों ही कंडीशन में जो एविक्शन का ऑर्डर जो ऑलरेडी हो गया है वो 6 महीने से ज्यादा रुका नहीं रहेगा। मतलब 6 महीने से ज्यादा आप उसको स्टे करके नहीं रख सकते। कृपा जी गुड मॉर्निंग, है ना? आप उसको 6 महीने से ज्यादा स्टे करके नहीं रख सकते। कहने का मतलब ये, चाहे आरसीए की बात हो, चाहे हाईकोर्ट को रिवीजन निपटाना हो, 6 महीने में कंप्लीट कर देना है। क्योंकि भाई ये हमने विशेष प्रक्रिया अपनाई ही इसीलिए है कि विशेष वर्ग के भूस्वामियों को उनके स्थान का, मकान का, दुकान का कब्जा जल्दी से जल्दी दिलवाया जा सके। इसीलिए तो हमने ये प्रक्रिया अपनाई है। अगर लंबा समय लगता तो फिर हमारे लिए सिविल कोड की प्रोसीजर सेक्शन 12 में दी हुई थी ऑलरेडी। हमने ये प्रक्रिया अपनाई क्यों? इसलिए कि विशेष व्यवस्था विशेष वर्ग के भूस्वामी कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि भाई 6 महीने से ज्यादा आप उसको रोक के नहीं रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसमें सिर्फ 6 महीने का कौन सा कुछ भी नहीं है, 6 मंथ।
23 छाक बात करता है अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। अधिभोग तथा पुनः प्रवेश के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति। तो सेक्शन 17 और 18 पढ़ा था हमने, धारा 17 और 18 हमने पढ़ी थी। अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो कि धारा 17 और 18 में हमने क्या पढ़ा था, तो ये जो क्लॉज है धारा 17 और 18 का मिक्सअप है। ये जो धारा है ना, इसमें देखो है अलग सेक्शन में, क्योंकि वो सामान्य भूस्वामियों के लिए थी और ये विशेष वर्ग के भूस्वामियों की बात हम कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसीजर लगभग वही है जो कि हमने धारा 17 और 18 में पढ़ी थी। ठीक है, गुड मॉर्निंग महादेव जी। ठीक है, तो देखिए, जहां अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 23 के खंड का पर किया जाता है, यानी कि 23A के क्लॉज ए में क्या ग्राउंड था, हमको आवश्यकता थी, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट थी उस स्थान की। काय के लिए थी वास्तविक आवश्यकता? उस स्थान की वास्तविक आवश्यकता हमको थी निवास के प्रयोजनों के लिए, फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज। काय के लिए थी? फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज। याद आया 23A का क्लॉज ए। तो कहता है इस ग्राउंड पे अगर भूस्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से 2 मास की समाप्ति के पूर्व प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। ध्यान करो, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो सेक्शन 17 में भी हमने, ठीक है, कुछ कुछ बातें पढ़ी थी, और ये सेक्शन 12 के 5 और 6 में भी हमने ये बात पढ़ी थी। तो पहले तो इतना ध्यान रखना कि 23A की क्लॉज ए में बिजनेस आधार पर किया जाता है, वहां उसका कब्जा, ये आपका 12 के 5 की बात कर रहा है। ठीक है, 2 महीने की कालावधि के अंदर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो भाई सामने वाले किराएदार को आपने खाली करवाया है मकान, तो उसको समय तो दो, जैसा कि हम धारा 12 के 5 और 6 में हमने दिया था, कम से कम 2 महीने का समय देंगे कि दूसरा मकान देख ले। तो इतना समझ में आया कि भाई 2 महीने तक वो खाली करने का हकदार, किराया मकान जो है, मकान मालिक उसका खाली कब्जा नहीं ले सकता 2 महीने तक। कब से? जब से ऑर्डर हुआ है तब से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये आप भी हाईलाइट करते चलना। 2 महीने प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको ये जो अभी हाईलाइट करोगे ना, यहीं से मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, जहां अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश धारा 23 के, ये मिक्स सेक्शन है, ये सेक्शन है ना, इसमें कई सारे सेक्शन मिक्स है ना। धारा 12 की 5 6 भी जोड़ दिया, 17 18 भी जोड़ेगा। तो 23 का के खंड का, 23 का खंड खा क्या था? 23 का खंड खा ये बात करता था कि अनावश्यक प्रयोजनों के लिए, है ना, आपको अपनी दुकान खाली करवानी है, व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता आपको इस स्थान की थी। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या होगा? तो फिर वही बात आएगी कि भाई दुकान को भी आदेश के 2 महीने तक आप खाली नहीं करवा सकते। तो 2 मंथ का क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। ठीक है, 2 महीने से पहले कब्जा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और उस दशा में ये वादा क्लॉज आपको अगर याद आ रहा हो, धारा 12 की उपधारा 6 में हमने पढ़ा था कि जब हम दुकान खाली करवा रहे थे तो हमने उसको क्या किया था, कुछ शहरों में, वो शहरों के नाम है ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में चला गया, हटाया नहीं है ना। और ऐसे अन्य नगरों या शहरों में स्थित है जिन्हें राज्य सरकार ने, मतलब ये शहर तो फिक्स हैं, इसके अलावा राज्य सरकार चाहे तो एक अधिसूचना निकाल सकती है और बाकी के और कुछ शहरों को भी इसमें शामिल कर सकती है। तो कहता है कि इन शहरों में कोई दुकान आपने खाली करवाई है तो आपको मतलब मकान मालिक को, दुकान मालिक को क्या देना पड़ेगा? प्रतिकर। किसको? अबेदारी को। भूस्वामी अबेदारी को, किराएदार को कुछ प्रतिकर देगा। धारा 12 के 6 में ये पढ़ के आ चुके हो, अगर आपको चीजें रिकॉल हो रही हो तो। पढ़ के आए हो कि नहीं? रिकॉल हो रही है कि नहीं? हो रही है ना? ठीक है, चलो। तो निम्नलिखित दशाओं में पहले तो वो 6 शहरों के नाम याद रखेंगे अपन, उनको क्या करना है, उसमें कंपेंसेशन देना है। कितना देना है? एक 10 साल वाली बात पढ़ाई थी मैंने आपको कि जहां वह स्थान उस तारीख के जिसको कि भूस्वामी उसके कब्जे के लिए आवेदन करता है, ठीक पूर्ववर्ती पूरे 10 वर्ष की कालावधि तक उस अबेदारी द्वारा जिसे बेदखल किया जा रहा है, कारोबार के प्रयोजनों के लिए
या ऐसे प्रयोजनों के साथ साथ किन्हीं अन्य प्रयोजनों को उपयोग में लाया गया है। तो भाई सरल शब्दों में मैंने आपको बताया था कि 10 साल पुरानी अगर दुकान है तो जहां 10 वर्ष की पूर्व कालावधि के दौरान उस स्थान में कारोबार करने वाले किसी अविधारी ने अपने पूर्व अविधारी का कारोबार या तो अंतरण द्वारा या विरासत द्वारा अर्जित कर लिया है, अर्जित कर लिया है, ऐसी रकम को का जो उस स्थान के वार्षिक मानक भाड़े की रकम के दुगने के बराबर है। ठीक है, क्या समझ में आया? वार्षिक मानक भाड़े का दुगना, ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड रेंट फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो क्या समझ में आया आपको कि इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको जो है वार्षिक मानक भाड़े की दुगने के बराबर उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। किन किन शहरों में? जो 6 शहरों के नाम मैंने बताए थे उन शहरों में। कब दुगना कब देना है? जब 10 साल पुरानी दुकान थी और आपने खाली करवाया, और अन्य दशाओं में भी देना है, लेकिन जो वार्षिक मानक भाड़े की रकम यानी 1 साल के बराबर का किराया आपको कंपनसेशन के तौर पर देना पड़ेगा। क्लियर है? चीजें रिकॉल हो गई होंगी। अवदेश रिमाइंड हुआ क्या? अवदेश धारा 12 सेक्शन 12 का सब सेक्शन 6 रिमाइंड हुआ? महादेव जी रिमाइंड हुआ क्या? 10 साल पुरानी वाली बात याद आई है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 3S का, जहां भूस्वामी धारा 23 का के खंड का या खंड खा के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी स्थान का कब्जा अविधारी से पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर से उसने कब्जा प्राप्त कर लिया। ये जो मैंने 17-18 वाली बात बताई थी वो यहां से आ गई। ठीक है, वहां वह भूस्वामी विहित रीति में प्राप्त की गई भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना उस संपूर्ण स्थान या उसके किसी भाग को ऐसा कब्जा प्राप्त करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर, याद आ गया? सेक्शन 17 धारा 17 याद आई? पुनः भाड़े पर नहीं देगा, और ऐसी अनुज्ञा देते समय भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उस भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह बेदखल किए गए अविधारी को ही उस स्थान का कब्जा क्यों ना दे दे। क्या समझ में आया? आया? बिल्कुल 17 एग्जैक्ट 17 कि भाई 23A के ए और बी दो ग्राउंड हैं जो कि नैवासिक और अनैवासिक प्रयोजनों के लिए रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए आपने आवेदन दिया है। वहां पे आपने आवेदन आरसीए को दिया, आपने मकान खाली करवा लिया, वेकेंट पोजीशन उसका ले लिया, तो वेकेंट पोजीशन लेने के क्या कहता है कि 2 साल के भीतर आप उसको फिर से किराए पे नहीं दे सकते किसी अदर पर्सन को। क्या समझ में आया? किसी अदर पर्सन को फिर से किराए पर नहीं दे सकते, किसके बिना? आरसीए की अनुज्ञा के बिना, विदाउट परमिशन ऑफ आरसीए, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना फिर से कब्जे पर नहीं दे सकते आप उस स्थान को 2 साल तक। और अगर आपने आरसीए से परमिशन के लिए आवेदन किया तो आरसीए क्या कह सकता है कि भाई उसी को कब्जा दे दो ना वापस जिसको खाली करवाया आपने। क्लियर? नेक्स्ट, इस पे टाइम में ज्यादा इसलिए नहीं ले रहा हूं कि जगह बदली है, सेक्शन बदला है, प्रावधान लगभग वही है जो 17 और 18 में हम पढ़ के आ गए हैं। सबसेक्शन 4 बात करता है जहां भूस्वामी यथा पूर्वोक्त किसी स्थान का कब्जा पुनः प्राप्त कर लेता है, फिर से ले लेता है, और वह स्थान उस भूस्वामी द्वारा, यदि वह उसका स्वामी है या उस व्यक्ति द्वारा जिसके के फायदे के लिए वह स्थान धारित है, ऐसा कब्जा प्राप्त करने के 2 मास के भीतर। आपको अगर चीजें याद आ रही हो तो मैंने सेक्शन 17 में आपको ये कॉन्सेप्ट लिखवाया था, क्या? 2 ईयर और 2 मंथ, याद आ रहा है? सेक्शन 17 में लिखवाया था। तो प्राप्त करने के 2 मास के भीतर अधिभोग में नहीं लिया, भाई आपको कब्जा मिल गया, कोर्ट ने आपको वेकेंट दे दिया, खाली करवा के दे दिया, ठीक है, और उसके बाद में 2 महीने तक आप उनमें एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में नहीं ले रहे हो, अधिभोग में नहीं ले रहे हो, कब्जे में नहीं ले रहे हो, उपयोग में नहीं ले रहे हो, या वह स्थान इस प्रकार अधिभोग में ले लिए जाने के पश्चात उपधारा 3 के अधीन भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उस तारीख से जिसको क्या प्राप्त किया गया 2 वर्ष के भीतर किसी भी समय उस अविधारी से जिसे बेदखल किया गया है भिन्न किसी व्यक्ति को पुनः भाड़े पर दे दिया।
भाई 2 महीने तक तो आपने कब्जा नहीं लिया, नंबर 1 कंडीशन। या फिर आपने क्या किया, आपने उस भूस्वामी, उस अबेदारी के बिना, अबेदारी के अलावा किसी अदर पर्सन को फिर से रीलेट कर दिया, पुनः भाड़े पर दे दिया, या ऐसे स्थान पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे कारणों से अंतरित कर दिया जाता है जो भाड़ांतरक प्राधिकारी को वास्तविक प्रतीत नहीं हो रहा, या अदर भी ऐसे किसी रीजन से जो जेन्युइन नहीं लग रहा है आरसीए को, आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया पोजेशन उसका, तो भाड़ांतरक प्राधिकारी बेदखल किए गए ऐसे अबेदारी द्वारा उसे ऐसे समय के भीतर जो कि विहित किया जाए इस संबंध में आवेदन किया जाने पर उस भूस्वामी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसे अबेदारी को उस स्थान का कब्जा दे दे या ऐसे प्रतिकर का संदाय कर दे जैसा कि भाड़ांतरक प्राधिकारी ठीक समझे। क्लियर है, चीजें सेम थी, क्या समझ में आया? 2 साल 2 महीने क्यों लिखवाया? अब सरल शब्दों में समझ लो, जब आपको खाली कब्जे का ऑर्डर दे दिया, कोर्ट ने आपके फेवर, आरसी ने आपके फेवर में आदेश कर दिया, 2 महीने के अंदर एक्चुअल ऑक्यूपेंसी आपको लेनी है, वास्तविक रूप से अधिभोग में ले लेना है उसको, क्योंकि आपने खाली क्यों करवाया? आपको वास्तविक आवश्यकता थी इसीलिए खाली करवाया ना, अब आप उसमें रह नहीं रहे हो, नंबर 1 चीज। और दूसरी चीज ये है कि या तो आपने 2 महीने तक कब्जे में नहीं लिया, या फिर 2 साल तक, जब आपको आदेश हुआ कि आपको खाली कब्जा दिया जाता है, उसके 2 साल तक आपने फिर से किसी 2 साल तक आप आरसीए की परमिशन के बिना नहीं उठा सकते, ये लिखा है, और आपने उठा दिया तो कोर्ट तो आरसीए क्या करेगा, आदेश करेगा कि भाई ऐसा है कि वापस से फिर उसको ही कब्जा दो, जो पहले यहां किराएदार रह रहा था उसी को उसका वास्तविक कब्जा दो, या फिर उसको ऐसा कंपनसेशन दे दो जैसा आरसीए डिसाइड करे। क्लियर? सेम प्रोविजन, आगे बढ़े। जहां वह भूस्वामी अबेदारी को उपधारा 2 के अधीन प्रतिकर स्वरूप कोई संदाय करता है, वहां बेदखल किया गया अबेदारी उपधारा 3 या उपधारा 4 के अधीन उसे स्थान का कब्जा दिए जाने पर उसका प्रतिदाय भूस्वामी को करने का दायित्वाधीन नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा था कि 10 साल पुरानी दुकान है तो दुगना वार्षिक मानक भाड़े का, 1 साल पुरानी दुकान है तो 1 साल के बराबर उनको कंपनसेशन दिया। अब हमने कंपनसेशन दे दिया, खाली कब्जा दिला दिया, और इस प्रोविजन की वजह से हमने उस किराएदार को ही फिर से कब्जा दिलवा दिया, क्योंकि किसी दूसरे को उठा रहा था, तो आरसीए ने कहा नहीं उसी को दे दो। तो क्या वो कंपनसेशन जो पहले ले चुका था किराएदार, जब खाली करवाया गया था, तो उसे वापस करने के लिए लायबल होगा क्या? नहीं होगा। ये हमने 17 में भी पढ़ा था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेदखली के लिए पुनरीक्षण के लिए कार्रवाइयों के लंबित रहने तक भाड़े का निक्षेप। कहता है रिवीजन, रिवीजन के लिए क्या कहता है कि भाई बेदखली के लिए पुनरीक्षण के लिए कार्रवाइयों के लंबित रहने तक भाड़े का निक्षेप। अब ये जो पुनरीक्षण की जो कार्रवाइयां हैं ये पेंडिंग है, रिवीजन जो है पेंडिंग है। हमने पढ़ा हाई कोर्ट में रिवीजन होगा, तो वो कहता है कि तब तक के लिए किराए का क्या करें, हम भाड़े का निक्षेप कैसे क्या करें हमें बता दो। तो वो ये क्या कहता है, सिंपल सी बात है, एक लाइन एक वर्ड इसमें सिर्फ ये याद रखना है, आपका काम हो गया। सिर्फ ये क्लॉज याद रखना है, धारा 13 आपको याद होगी। तो क्या कहता है कि धारा 13 के उपबंध धारा 23 का के अधीन स्थान के कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए आवेदन के संबंध में, और 23 गा के अधीन या 23 घा के अधीन भाड़ांतरक प्राधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध धारा 23 ऋणा के अधीन पुनरीक्षण की कार्रवाइयों के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के वे धारा 12 में निर्दिष्ट आधारों में से किसी आधार पर संस्थित किए किसी वाद या कार्रवाई को लागू होते हैं। तो वो कहता है कि भाई जब धारा 12 में सिविल कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग फाइल की जाती है, एविक्शन सूट लाया जाता है, तो उसके लिए हमने धारा 13 में कुछ प्रावधान पढ़े थे, सेक्शन 13 में कुछ प्रोविजन पढ़े थे रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ रेंट, भाड़े के संदाय, भाड़े के निक्षेप के बारे में कुछ प्रोविजन पढ़े थे। आपको याद आ रहे हैं वो प्रोविजन? किस किस को याद आ रहे हैं भाई? रिवीजन साथ ही साथ करते रहना, नहीं तो हवा हवाई हो जाता है। लॉ कानून की ये खासियत है, अगर आपने टाइमली रिवीजन नहीं किया, आज जो पढ़ा आज ही रिवीजन नहीं किया, तो हवा हवाई हो जाता है वो। ठीक है,
तो 13 में ये था कि कोर्ट में ये कहता है भाई आप जो 1 महीने के अंदर जमा करवा दो कोर्ट में। तो ये कहता है कि यहां पर भी इस चैप्टर में भी क्या होगा, जब पुनरीक्षण की कार्रवाई लंबित है तो धारा 13 के उपबंध लागू हो जाएंगे। इसका मतलब सरल शब्दों में एक लाइन में ये है कि आप जो है जो भाड़ा है, किराया है, या तो कोर्ट में जमा कर दो या उसको पेमेंट करते रहो। किसको? मकान मालिक को, जब तक पेंडिंग रहती है। परंतु देख लेते हैं, परंतु यह तब जबकि उसी स्थान के संबंध में उसी अबेदारी को बेदखली के लिए कोई बात या कार्रवाई उसके किसी भी प्रक्रम पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित ना हो। क्या कहता है कि भाई परंतु जब उसी स्थान के संबंध में उसी अबेदारी की बेदखली के लिए कोई वाद या कार्रवाई किसी भी प्रक्रम पर किसी न्यायालय के समक्ष लंबित ना होना चाहिए, है ना। उसी के रिगार्डिंग अगर कोर्ट में कोई कार्रवाई पेंडिंग है तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब कोर्ट में पेंडिंग है तो कोर्ट में किराया जमा हो रहा होगा ऑलरेडी, इसलिए फिर यहां पे जरूरत नहीं है, आरसीए की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब कहता है कि मिथ्या तथा तुच्छ आवेदन आदि। अब आपने जो एप्लीकेशन दी वो ऐसा लग रहा है कि फ्रिवलस है, फॉल्स या फ्रिवलस है ना, मिथ्या है या तुच्छ है। तो जो भूस्वामी धारा 23 का के अध्ययन कोई मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है, या जो आवेदारी या तो आवेदन में प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा, या तो आवेदन में प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा अथवा कोई स्थगन मिथ्या या तुच्छ या तंग करने वाले आधारों पर मांगता है, उसे एक बार में उस स्थान के 6 मास के भाड़े से अनधिक के ऐसी भारी प्रतिकारात्मक खर्चों से भारित किया जा सकेगा जैसा कि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी नियत करे। दोनों के लिए ही सजा है भाई, इसमें सीधी बात समझ लो। क्या है कि भाई या तो 23A में जो है आवेदन भूस्वामी ने कैसा किया, मिथ्या या तुच्छ आवेदन किया, या अबेदारी आवेदन में प्रतिरक्षा करने की अनुज्ञा, हमने पढ़ा था ना कि प्रतिरक्षा करने की उसको कंसिडर करने की परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर कोई स्थगन एडजर्नमेंट मिथ्या या तुच्छ आधारों पर करता है तो उस पर जो भी गलती करेगा 6 महीने के भाड़े के बराबर उस पर क्या लगा दिया जाएगा, प्रतिकारात्मक खर्चे, मतलब पनिशमेंट के तौर पे चार्ज लगा दिया जाएगा कि भाई 6 महीने तक का जितना किराया होता है उतना आप पे पनिशमेंट के तौर पे दंड लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आ गया, इसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विशेष वर्ग के भूस्वामियों के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? विशेष वर्ग के भूस्वामियों के लिए। तो विशेष वर्ग का भूस्वामी कौन है, ये डेफिनेशन आपकी 23 या 23J में ये दी गई है। ठीक है, 23J में ये दी गई है। तो ये क्या है कि अध्याय 3 का के प्रयोजनों के लिए भूस्वामी कौन है, भूस्वामी की परिभाषा। तो देखिए, इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भूस्वामी से अभिप्रेत है कोई ऐसा भूस्वामी जो, एक एक करके बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्रीलिम्स में ही आती ही है और आपको मेंस में भी ये शॉर्ट नोट में पूछी जा सकती है कि भाई भूस्वामी की परिभाषा बताओ, डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है। क्लियर? तो किसी कौन कौन है भूस्वामी में, कौन कौन है? किसी सरकार का, अब किसी सरकार से मतलब समझ गए आप, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, सेवा निवृत्त कर्मचारी, रिटायर्ड एम्प्लॉई है ऑफ एनी गवर्नमेंट। तो किसी सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी है जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं का सेवानिवृत्त सदस्य भी आता है। भाई हमारा आर्मी मैन कोई रिटायर्ड अगर है तो वो भी इसमें आता है। तो विशेष वर्ग के भूस्वामियों में पहला कौन हो गया? किसी भी सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी या फिर किसी भी रक्षा सेना का, ठीक है, रक्षा सेवाओं का जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनका भी कोई रिटायर्ड ऑफिसर या कोई भी व्यक्ति आता है। पहली चीज, उनके लिए ये प्रोसीजर है चैप्टर 3A में स्पेशल। दूसरा बात करता है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व की, चाहे केंद्रीय सरकार के चाहे राज्य सरकार के स्वामित्व, ओनरशिप है ना की, या उसके द्वारा नियंत्रित या कंट्रोल्ड बाय या फिर कंट्रोल्ड है इनके द्वारा कंपनी का सेवानिवृत्त कर्मचारी। क्या सरल शब्दों में समझ में आया कि चाहे केंद्र सरकार की कोई कंपनी है चाहे राज्य सरकार की, यानी सरकारी कंपनी, सरल शब्दों में सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो है उसका सेवानिवृत्त कर्मचारी है कोई, उसका रिटायर्ड कोई एम्प्लॉय है। क्लियर? तीसरा है कोई विधवा
या विच्छिन्न विवाह पत्नी है। भाई या तो विडो है या डाइवोर्सी है, या तो विडो है या डाइवोर्सी है, विधवा या जिसका विवाह विच्छेद हो गया है ना, जिसका डाइवोर्स हो गया है। और विकलांग व्यक्ति है। कौन है? विकलांग व्यक्ति, हैंडीकैप्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो वो व्यक्ति भी विशेष वर्ग के भूस्वामियों में आता है। अगला है किसी सरकार का कर्मचारी है। अब ये तो हमने रिटायर्ड की बात पढ़ ली, और यहां पे विधवा और विच्छिन्न विवाह की बात पढ़ ली, और यहां विकलांग व्यक्ति। अब ये कहता है कि सरकार का कर्मचारी है, ये किसी भी सरकार का कर्मचारी है, ये मतलब प्रेजेंट में वर्किंग है, ये रिटायर्ड नहीं है, जिसके अंतर्गत रक्षा सेवाओं का सदस्य भी आता है। भाई डिफेंस सर्विसेज का मेंबर भी हम मानते हैं इसमें, जो अपनी सेवा शर्तों के अनुसार किसी ऐसी जगह जहां उसके स्वामित्व में कोई मकान हो, ठीक है, पदस्थ किए जाने पर सरकारी स्थान के लिए हकदार नहीं है, या ऐसी किसी जगह पर उसके पदस्थ किए जाने पर शास्त्रिक भाड़े का संदाय करने पर ही ऐसे स्थान के लिए हकदार है। यह कहता है भाई सरकार का कर्मचारी है, अब वो किसी जगह उसकी पोस्टिंग हुई, खुद का उसका मकान है, तो अगर बाहर कहीं पोस्टिंग होती, फॉर एग्जाम्पल कोई भी व्यक्ति है, उसकी किसी भी सरकार का कर्मचारी है, अब उसकी जो है ज्वाइनिंग है, जो उसकी पोस्टिंग है वो हो गई आपकी यहाँ, पहले कहीं और थी, अब उसका ट्रांसफर हो गया। फॉर एग्जांपल उसकी पोस्टिंग थी दिल्ली में, अब उसका ट्रांसफर हो केंद्र का व्यक्ति है और इंदौर में हो गई उसकी पोस्टिंग, ठीक है, किस कहां हो गई? इंदौर में। अब चूंकि वो दिल्ली में रह रहा था पहले, और दिल्ली में तो उसको सरकार ने क्वार्टर दिया था, क्यों दिया था? वहां उसका खुद का घर नहीं था, सरकार ने रहने के लिए बंगला या क्वार्टर कुछ भी दिया था, वहां रह रहा था। अब उसकी पोस्टिंग हो गई इंदौर में, अब यहां उसने बंगले के लिए या क्वार्टर के लिए अप्लाई किया, तो भाई कोर्ट ने उनके जो भी हर में सब बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए ये सब नहीं होता, ये एम्प्लॉइज की बात चल रही है, तो वहां पे ऐसा रहता है कि अगर आपका खुद का क्वार्टर, खुद का घर अगर वहीं जहां पे आपकी पोस्टिंग है उस लोकेलिटी में खुद का घर, खुद का मकान अगर है, तो क्वार्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कहता है भाई ऐसी जगह पोस्टिंग हुई है जहां स्वामित्व, खुद के स्वामित्व में कोई मकान है, तो भाई वहां खाली करवा सकता है, क्योंकि उसके मकान होने की वजह से उसको सरकारी जगह नहीं मिल रही है, या फिर शास्त्रिक भाड़े का संदाय करने पर ही मिल रही है, या फिर उसको कुछ पेनल्टी के तौर पर कुछ किराया देना पड़ रहा है तब मिल रहा है क्वार्टर, तो भाई क्यों लेगा वो तो अपने मकान में रहेगा ना, तो इसीलिए भी उसको विशेष वर्ग का भूस्वामी कहा जाता है। क्लियर? ये 5 टाइप हैं जो कि स्पेशल लैंडलॉर्ड हैं, इनके लिए हमने विशेष प्रक्रिया पढ़ी थी अभी हमने पीछे जाके, पूरी चैप्टर 3A में विशेष प्रक्रिया इन लोगों के लिए है। क्या प्रक्रिया थी इन लोगों के लिए? पूरी प्रक्रिया पढ़ी कि भाई ये आरसीए के यहाँ आवेदन देंगे, एप्लीकेशन देंगे, और आरसीए इनकी समस्या का समाधान कर देगा, क्योंकि सेक्शन 12 वाली प्रोसीजर क्यों नहीं है कि वो लंबी प्रोसीजर है, टाइम लगता है, वो ये हमारे विशेष वर्ग के व्यक्ति हैं, हम इनको ज्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलिए। टिप्पणी क्या है? टिप्पणी ये केस लॉ है कोई, नगरपालिका निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी धारा 23 या 2 के परिधि के अंतर्गत सम्मिलित हैं और मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम के अध्याय 3 का के लाभ के हकदार हैं। सुभाष चंद्र बनाम गुलाम बाई में ये कहा गया है कि भाई नगरपालिका निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, वो भी 23 जाके 2 में आते हैं, ये इस केस में कहा गया है, ठीक है। अब चैप्टर 4 है आपका भाड़े का संदाय, डिपॉजिट ऑफ रेंट। किसके बारे में बात करता है? डिपॉजिट ऑफ रेंट के बारे में बात करता है। तो क्या कहता है? संदत्त किए गए भाड़े के लिए रसीद दी जाएगी। क्या कहता है? संदत्त किए गए भाड़े के लिए रसीद दी जाएगी। तो प्रत्येक अबेदारी भाड़े का संदाय संविदा द्वारा नियत किए गए समय के भीतर। अब पहले तो ये बात समझ लो, ये एक्ट ऐसा है कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो हम लॉ वाले बंदे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर जाते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, मकान मालिक अपनी मनमर्जियां करते हैं, ठीक है, तो उनकी मनमर्जियों को रोकने के लिए भी हमें इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो ये क्या कहता है कि प्रत्येक अबेदारी भाड़े का संदाय संविदा द्वारा नियत किए गए समय के भीतर, संविदा द्वारा नियत किए गए समय के भीतर, ठीक है, या ऐसी संविदा के अभाव में, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमने रेंट एग्रीमेंट नहीं किया है, तो उस मास के जिसके लिए वह देय है, जिसके लिए देय है, ठीक आगामी मास के 15वें दिन तक, ये हाईलाइट कर लेना 15 डेज वाला कॉन्सेप्ट, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, 15वें दिन तक। यानी कि फॉर एग्जांपल ये क्या चल रहा है अभी, सितंबर चल रहा है ना,
तो इस सितंबर महीने का आपको जब किराया देना है तो अक्टूबर की 15 तारीख तक। कब? जबकि फिक्स नहीं है, या तो मकान मालिक को किराएदार ने डेट पहले से फिक्स कर रखी है कि भाई 1 तारीख को हमको आप किराया चाहिए, ठीक है, या तो संविदा द्वारा फिक्स है वो, और नहीं है तो फिर जो जिसके लिए पेबल है, जिसके लिए पे करना है, यानी कि हमको सितंबर का देना है तो 15 अक्टूबर तक हम दे सकते हैं। तो विदाउट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आप 15 तारीख से दे सकते हैं। मकान मालिक आपको परेशान करता है तो आप ये चैप्टर, ये सेक्शन ये पढ़ा सकते हैं कि भाई अगले महीने के 15 तक दूंगा मैं किराया, क्योंकि मैंने एमपी अकोमोडेशन पढ़ा है। सब सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। प्रत्येक अविदारी जो भूस्वामी को भाड़े का संदाय करता है, प्रत्येक अविदारी जो भूस्वामी को भाड़े का संदाय करता है, उसे भूस्वामी को, उसे यानी भूस्वामी को संदत की गई रकम के लिए भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता से लिखित रसीद जो कि भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी तत्काल प्राप्त करने का हकदार है। भाई तुरंत जो है लैंडलॉर्ड क्या करेगा, या तो भूस्वामी खुद या उसका ऑथोराइज एजेंट है वो क्या करेगा, लिखित रसीद तुरंत देगा कि भाई वो, और जो साइंड होगी उसके द्वारा या उसके किसी अथॉराइज एजेंट के द्वारा तत्काल प्राप्त करने का मतलब उसी समय रसीद प्राप्त करने का हकदार है वो। जब आप किराया देते हो तब तब आप अपने मकान मालिक से रसीद मांग सकते हो, भाई इसकी रसीद दो हमें। क्लियर है? तो क्या समझ में आ गई कि या तो संविदा द्वारा फिक्स समय पे पेमेंट करना है, नहीं है फिक्स अगले महीने के 15 तारीख तक करना है, और जब भी पेमेंट करेंगे तो आप रसीद लेने के हकदार हो। क्लियर? चलो, यदि भूस्वामी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता उपधारा 2 में निर्दिष्ट की गई रसीद अभिधारी को प्रदत्त करने से इंकार करता है या प्रदत्त करने उपेक्षा करता है, भाई वो तो या तो लापरवाही कर रहा है, नेग्लिजेंट कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, या फिर मना ही कर दिया भाई मैं रसीद नहीं दूंगा, तब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी किसी ऐसे आवेदन पर जो संदाई की तारीख से 2 मास के भीतर अविदारी द्वारा उसको इस संबंध में किया गया हो और भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई करने के पश्चात आदेश द्वारा भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को यह निर्देश दे सकेगा कि अविदारी को नुकसानी के रूप में ऐसी राशि जो कि अविदारी द्वारा संदत किए गए भाड़े की रकम के दुगने, ट्वाइस, भाड़े की रकम के दुगने से अधिक नहीं होगी, तथा आवेदन के खर्चों का संदाय करे और संदत्त किए गए भाड़े की बाबत एक प्रमाण पत्र भी अविधारी को देगा। अब ये क्या कंडीशन है? ये कहता है कि भाई किराया रसीद देने से मना कर रहा है। ये क्या कहता है? रसीद देने से मना कर रहा है या फिर लापरवाही कर रहा है, उपेक्षा करता है, तो फिर क्या कर सकते हैं? भाड़ेदार जो है, किराएदार जो है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी आरसी को आवेदन दे देगा 2 महीने के भीतर। कब? पेमेंट की तारीख से। जब पेमेंट किया उसके 2 महीने के अंदर आवेदन देगा कि भाई जो है उसने मुझे रसीद नहीं दी है, रसीद देने से मना कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या कर देगा? दुगने से अधिक, कितना? जितना पेमेंट किया है ना उसके दुगने से अधिक नहीं होगी, यानी उसके दुगने तक में उसका क्या करे? कहेगा भाई उसको जो है कि ऐसी राशि दो नुकसानी के तौर पे, मतलब आपको डैमेज, नुकसानी, उसका जो नुकसानी के तौर पे आप उसको मतलब प्रतिकर स्वरूप कह सकते हो, दांडिक रूप कह सकते हो कि भाड़े की रकम का दुगने तक पैसे दो उसको, और आवेदन जो किया ना उसने उसके खर्चे भी उसको दो, और साथ में एक सर्टिफिकेट भी दे देगा, प्रमाण पत्र भी दे देगा अविदारी को, भाई इसने पेमेंट कर दिया है। क्लियर? ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि 2 महीने में एप्लीकेशन देनी है आरसीए को, अगर वो रसीद नहीं दे रहा है तो, और रसीद वो कितना देगा? दुगने तक उस पर चार्ज लगा देगा कि भाड़े की रकम का दुगना उस पर इंपोज किया जा सकता है, वो पेमेंट उसको करेगा। क्लियर? सेक्शन 25 धारा 25 बात करता है अविदारी द्वारा भाड़े का निक्षेप। तो जहां भूस्वामी कोई भाड़ा जो धारा 24 में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर, धारा 24 में समय फिक्स था ना, क्या फिक्स था कि भाई या तो जो टाइम कॉन्टेक्ट हुआ है उसमें पे कर दो, अगर कॉन्टेक्ट में पे नहीं कर रहे हो उस गिवन टाइम में नहीं, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है तो 15 दिन के अंदर करना है अगले महीने की। ठीक है, तो कहता है जहां भूस्वामी कोई भाड़ा जो धारा 24 में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर अविदारी द्वारा निवेदित किया जाता है, टेंडर करता है, मतलब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रतिग्रहित नहीं करता है, रिसीव नहीं करता, या उसमें निर्दिष्ट की गई उसमें निर्दिष्ट की गई रसीद परिदत्त करने से इंकार कर देता है, या कहता है कि भाई रसीद नहीं दूंगा मैं, या परिदत्त करने उपेक्षा, मना करता है, लापरवाही करता है, या जहां इस बारे में कोई वास्तविक संदेह है
कि भाड़ा किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को देय है, तो अभिधारी वह भाड़ा विहित रीति में भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास निक्षिप्त कर सकेगा। अब ये बात आ गई है निक्षेप की, क्या कहता है ये, डिपॉजिट ऑफ रेंट की बात आ गई है। क्या भाई 24 में हमने तो उसको देने की कोशिश की किराया, सामने वाले ने देने से मना कर दिया, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, किराया तो ले रहा है लेकिन रसीद देने से मना कर रहा है। और तीसरी चीज कि एक्चुअल में कोई डाउट है, वास्तविक रूप से संदेह है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि भाई किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों को मैं किराया दूं। 4 लोग आके कह रहे हैं मैं मकान मालिक मुझे दे दो, किसको दूं मैं। तो ऐसी कंडीशन में समस्या का समाधान ये है कि भाई किसी को मत दो, आरसीए के पास जमा कर दो, डिपॉजिट कर दो आरसीए के पास। क्लियर है यहां तक, आरसीए के पास डिपॉजिट कर देंगे। आगे, निक्षेप के साथ अभिधारी का आवेदन होगा। अब जो डिपॉजिट करेगा ना किराएदार, उसके साथ में एक एप्लीकेशन देगा किराएदार, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, जिसमें फॉलोइंग पर्टिकुलर्स होंगे। क्या क्या विशिष्टियां होंगी कि वह स्थान जिसके लिए भाड़ा निक्षिप्त किया गया है ऐसे वर्णन सहित जो उस स्थान की पहचान करने के लिए पर्याप्त है। भाई जो स्थान है ना, भाई कहां पे है, जिस मकान के लिए, दुकान के लिए आप किराया जमा कर रहे हो, वो कहां सिचुएटेड है, उसकी कुछ ऐसी पहचान बताओगे जिससे कि कल अगर बात आए तो पहचान उसकी जरूरत हो आरसीए को देखना हो कि कौन से मकान के लिए, तो वो पहचान के लिए पर्याप्त हो कि भाई इस कॉलोनी में यहाँ पे मकान नंबर इतना, ये सब उसका वर्णन किया जाएगा जितना पर्याप्त है आवेदन में। और क्या होगा, वह कालावधि, ड्यूरेशन, पीरियड, वह कालावधि जिसके लिए भाड़ा निक्षिप्त, किस पीरियड के लिए आपने, किस ड्यूरेशन के लिए निक्षिप्त किया है, वो लिखी जाएगी। भाई 2 महीने के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीनों के लिए, कौन से महीने का किराया है, ये बताना पड़ेगा। भूस्वामी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के जो ऐसा भाड़ा पाने के हकदार होने का दावा करते हैं, नाम और पते। अगर ये समस्या ये वाली थी ना कि भाई पता ही नहीं है कि किसको पेमेंट करना है, तो कहता है भूस्वामी के या ऐसे व्यक्तियों के जो भाड़ा पाने के हकदार होने का दावा करते हैं, नाम, या तो क्लियर है कि भूस्वामी कौन है तो उसका नाम पता, या एक से ज्यादा लोग क्लेम कर रहे हैं किराए लेने के लिए तो उन सबका नाम और पता भी आपको उसमें देना पड़ेगा। चौथा, भाड़े का निक्षेप करने के लिए आवेदन किए जाने का कारण, कि 3 परिस्थितियां थी। पहला क्या थी, किराया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा। दूसरी, रसीद देने से मना कर रहा है। तीसरी, किसको देना है हमको समझ नहीं आ रहा है। तो तीनों ही कंडीशन में से आपकी कंडीशन समस्या कौन सी है, वो भी कारण और परिस्थितियां आपको लिखकर चलना पड़ेगा। और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं, वही एमपी अकोमोडेशन, आपको पता है कोई भी एक्ट बनता है उस एक्ट के फर्दरेंस में, उसके अग्रसरण में उसके कुछ सेक्शंस का पालन करते हुए रूल्स बनाए जाते हैं, है ना। तो कह रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें विहित कर दी, प्रिस्क्राइब कर दी जाए। अन्य विशिष्टियां 4 तो एक्ट में लिख दी, 5वां लिख दी रूल्स में, कोई नई बात लिखी है तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग भी वो विशिष्टियां भी उस आवेदन में देनी पड़ेगी। क्लियर है, ये किसकी बात कर रहा था मैं, ये जो पर्टिकुलर्स हैं, ये फॉलोइंग जो बातें हैं, ये आपको उस आवेदन में लिखनी है जो आपको जब आप आरसीए के यहाँ किराया जमा करेंगे, रेंट डिपॉजिट करेंगे, तो उसके साथ में ये विवरण भी देना पड़ेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट। ये क्या कहता है कि भाड़े का ऐसा निक्षेप कर दिए जाने पर, ठीक है, कमेंट करते रहो, अच्छा लगता है कि हाँ भाई जुड़े हुए आप लोग। ठीक चल रहा है ना, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही, ठीक है ना। सीधे सीधे प्रोविजन है आज, इसीलिए आज मैं चीजों को, मतलब इसलिए क्योंकि प्रोविजन वो सीधे सीधे हैं, मतलब बहुत टाइम देने वाले हैं नहीं है कि देर में दिमाग में जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये वाला समझ नहीं आया तो आप मुझे बीच में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या कहता है कि भाड़े का ऐसा निक्षेप कर दिए जाने पर, धारा 25 का ही सब सेक्शन है ये, ठीक है, धारा 25 की उपधारा 3 है। ये क्या कहता है कि भाड़े का ऐसा निक्षेप, जो हमने डिपॉजिट की बात करी वो डिपॉजिट हो गया अब, ठीक है, कर दिए जाने पर भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी उस आवेदन की प्रतिलिपि या प्रतिलिपियां निक्षेप की तारीख संबंधी पृष्ठांकन के साथ ही एंडोर्समेंट जिसको के साथ भूस्वामी या भाड़ा पाने के हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को विहित रीति में भेजेगा। अब भाई किराया हो गया आरसीए के पास जमा, हो गया, तो वो क्या करेगा,
उसके साथ जो एप्लीकेशन थी ना, आवेदन, जिसमें हमने कुछ विवरण पढ़े थे अभी पिछले सब सेक्शन में, उसकी यानी कि तो आवेदन की प्रतिलिपि या प्रतिलिपियां, निक्षेप की तारीख, कब डिपॉजिट हुआ है, पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट के साथ भूस्वामी या भाड़ा पाने के हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों को भेज भेजेगा। ठीक है। अब भाई भूस्वामियों को या जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमें किराया चाहिए, उनको उस आवेदन की कॉपीज को भेज देगा, इंडोर्स कर देगा, पृष्ठांकन डाल देगा, इस तारीख को किराया जमा हो चुका है, अब आप लोग आए और अपना क्लेम साबित करें कि एक्चुअल में कौन भाड़ा प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है। तो यदि भाड़े के किसी निक्षेप के प्रत्याहरण के लिए आवेदन किया जाए, ठीक है, तो आवेदन कौन करेगा? भाई भूस्वामी है या जो भी क्लेम कर रहा है वो एप्लीकेशन देगा कि भाई किराया जो आरसी का जमा हो गया उसको हमको दो, क्योंकि हम उसके वास्तविक रूप से हकदार हैं। तो यदि भाड़े के निक्षेप के प्रत्याहरण, विड्रॉल के लिए अगर एप्लीकेशन फाइल की जाती है, तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसा व्यक्ति है जो कि निक्षिप्त किए गए भाड़े को प्राप्त करने के लिए हकदार है, तो वह यह आदेश देगा कि उसे भाड़े की रकम का संदाय विहित रीति में कर दिया जाए, और भाड़े का ऐसा संदाय हो जाने से भूस्वामी को भाड़े का संदाय करने के समस्त दायित्व से भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का पूर्ण उन्मोचन हो जाएगा। क्लियर है? बहुत इजी है। क्या कहता है कि भाई किराया जमा हो गया आरसीए के यहाँ, अब आरसीए जो आवेदन आया उसके बारे में सामने वाले को भेजेगा, भूस्वामी को, लैंडलॉर्ड को, या एक से ज्यादा लोग क्लेम कर रहे हैं तो उनको सबको एक एक कॉपी भेज देगा आवेदन की कि भाई इस रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन आई है, किराया मेरे यहाँ जमा हो गया। अब आप लोगों में से आए और मुझे अपना जो क्लेम है साबित करें, तो वो लोग आप एप्लीकेशन देंगे कि साहब इसके अधिकारी मैं हूं, इस किराए को निकालने का अधिकारी मैं हूं। जो अपना क्लेम साबित कर देगा कि भाई एक्चुअल में वास्तविक रूप से हकदार मैं ही हूं, विड्रॉल के लिए आवेदन देगा, और आरसीए सेटिस्फाइड है कि हाँ यही वो वास्तविक व्यक्ति है जिसको कि किराया दिया जाना चाहिए, तो उसको किराया दे देगा, और किराया देने के बाद में फिर क्या हो जाएगा? आरसीए, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का पूर्ण उन्मोचन हो जाएगा। भाई बाद में कोई क्लेम नहीं कर पाएगा, आरसीए के पास कोई क्लेम नहीं कर पाएगा कि भाई बाद में अब हमें किराया, क्योंकि उसने पेमेंट कर दिया, लीगल प्रोसेस का पालन करते हुए पेमेंट कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? उसका दायित्व तो खत्म। क्लियर है? यहां तक डिपॉजिट हो गया। अमित शर्मा जी, माइंड ब्लोइंग सर, थैंक यू अमित शर्मा जी। बस यही जो कमेंट है ना, यही तो शक्ति देते हैं पढ़ाने की, एनर्जी देते हैं अंदर से कि भाई ठीक है। चलो, अब प्रोवाइडेड कहता है परंतु भाड़े के किसी भी निक्षेप के संदाय के लिए भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश उन समस्त व्यक्तियों को जिनको के अविधारी द्वारा उपधारा 2 के अधीन कि उसके आवेदन में इस रूप में नामित किए गए हों कि वे संदाय के लिए हकदार होने का दावा करते हैं, सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा। सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा, और ऐसा आदेश सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को ऐसा भाड़ा प्राप्त करने संबंधी अधिकारों को विनिश्चित किए जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। सिंपल लैंग्वेज में ये बस इतना कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक से ज्यादा क्या है, एक से ज्यादा कौन है? एक से ज्यादा लोग थे जो क्लेम कर रहे थे किराए का। ठीक है। अब उनमें से ऐसा नहीं करोगे किसी एक को भी आपने उसको एप्लीकेशन भेजी और उसके फेवर में आपने नहीं, जो बाकी के लोग हैं सबको सुनवाई का मौका दोगे, सबकी बात सुनोगे, तब फाइनल ऑर्डर करोगे किसी एक को पेमेंट करने का। ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान के चलो 4 लोग क्लेम कर रहे थे और एक को आपने पेमेंट कर दी, भाई आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही लगा कि ये व्यक्ति जेन्युइन है और यही वास्तविक रूप से हकदार है किराया प्राप्त करने का, आपने उसको पेमेंट कर दिया, तो क्या बाकी के 3 लोग हैं उनका अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो उनके पास ये लाइन हमेशा से खुली, क्या कहता है कि सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भाड़ा प्राप्त करने अधिकारों को विनिश्चय किए जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाकी लोग चाहें तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं कि सर ऐसा है कि जो गलत तरीके से गलत व्यक्ति को किराया दे दिया गया है, तो आरसीए के ऑर्डर के इसमें आप क्या कर सकते हैं? सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। वहां पर आपका राइट बना हुआ है, आरसी के ऑर्डर से वो राइट आपका खत्म नहीं हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक। चलो, यदि उपधारा 4 के अधीन आवेदन फाइल करने के समय किंतु निक्षेप की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन का अवसान होने के पश्चात नहीं,
क्या कहता है, उपधारा 4 के अधीन आवेदन फाइन करते समय किंतु निक्षेप की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के बाद का समय नहीं होना चाहिए, जब आपको सूचना दे देगी कि वो डिपॉजिट हो गया है। ठीक है, भूस्वामी या भाड़ा पाने के लिए हकदार होने का दावा करने वाला या करने वाले व्यक्ति भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को परिवाद करता है, कंप्लेंट करता है। कौन? या तो भूस्वामी या जो क्लेम कर रहे थे कि भाई किराए हम लेंगे, करता है या करते हैं कि अबेदारी के आवेदन में दिए गए उन कारणों तथा परिस्थितियों के जिनके के परिणाम स्वरूप उसने भाड़े का निक्षेप किया है विवरण असत्य है। तो धारा 25 की उपधारा 2 में ये हमने पढ़ा था कि जो एप्लीकेशन देगा उस एप्लीकेशन में क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर कुछ विवरण होंगे। और अब भूस्वामी ये कहता है कब से, जब उसको सूचना मिली उसके 30 दिन के अंदर उसने एप्लीकेशन दी, आवेदन कंप्लेंट की किसके यहाँ, आरसीए के यहाँ, कि उसने जो विवरण दिए हैं ना, जो पर्टिकुलर्स लिखे हैं एप्लीकेशन, वो असत्य हैं, गलत हैं। तो भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अबेदारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अबेदारी पर उस दशा में जबकि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उक्त विवरण तात्विक रूप से असत्य थे। अब आरसीए को भी लग गया कि वास्तव में वो गलत विवरण, गलत जानकारी उसने दी थी। ऐसा जुर्माना उद्ग्रहित कर सकेगा जो 2 मास के भाड़े के बराबर की रकम तक का हो सकेगा और यह आदेश दे सकेगा कि वसूल किए गए जुर्माने में से कोई राशि भूस्वामी को प्रतिकर के रूप में संदत्त की जाए। ठीक है, तो डिपॉजिट ऑफ रेंट जब किया था, जमा किया था, तो उसमें अगर भूस्वामी ने आवेदन दिया 30 दिन के अंदर कि भाई उसने गलत विवरण दिए थे, असत्य विवरण थे, फॉल्स इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन में दी थी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आरसीए सेटिस्फाइड हो जाता है कि वास्तव में गलत इंफॉर्मेशन थी, तो फिर वो उसको 2 महीने के बराबर जो किराए के बराबर उस पर क्या कर देगा, जुर्माना लगा देगा, फाइन इंपोज कर देगा। क्लियर है? क्लियर? सबसेक्शन 6 बड़ा सेक्शन है ये थोड़ा सा। ये क्या कहता है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी अबेदारी के परिवाद पर तथा भूस्वामी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात भूस्वामी पर उस दशा में जबकि भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी का समाधान हो जाता है, क्या कहता है कि भाड़ा नियंत्रक भाई परिवाद पे या भूस्वामी को सुनवाई का देने के पश्चात उसको लगता है कि भाई वास्तव में समाधान हो जाता है कि यद्यपि भाड़ा धारा 24 में निर्दिष्ट किए गए समय के भीतर भूस्वामी को निवेदित किया गया था किंतु भूस्वामी ने उसे प्रतिगृहित करने से इंकार कर दिया था, युक्तियुक्त हेतु के बिना इंकार कर दिया था। ऐसा जुर्माना उद्घोषित कर सकेगा जो 2 मास के भाड़े के बराबर होगा। ठीक है भाई, दोनों पर ही उतनी सजा है, 2 महीने के भाड़े के बराबर सजा है। ठीक है, की रकम तक का हो सकेगा और यह आदेश दे सकेगा कि वसूल किए गए जुर्माने में से कोई राशि अबेदारी को प्रतिकर के रूप में संदत्त किया। देखो अगर क्या है, क्या कहता है कि भाई भूस्वामी ने गलती की है, भाई बिना किसी कारण के किराया लेने से मना कर दिया, तो उस पर भी उतनी कितनी, 2 महीने के जुर्माने के बराबर। ठीक है, और किराएदार ने गलत विवरण थे, असत्य विवरण उसमें दिए थे, तो उस पर भी 2 महीने के जुर्माने के बराबर, 2 महीने के किराए के बराबर जुर्माना लगा देगा, फाइन इंपोज कर देगा। क्लियर है? क्लियर? सेक्शन 25 क्लियर? इस बार के लिए, मतलब इस बार से मतलब मेरा जब भी नेक्स्ट एग्जाम होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 24, 25, 26, 27। ठीक है, 4 सेक्शन है डिपॉजिट ऑफ रेंट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का मटेरियल इस बार हो सकता है ये, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है और मेंस का मटेरियल इसमें है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्लियर है? 25 भाड़े का निक्षेप, डिपॉजिट ऑफ रेंट, 24, 25 दोनों क्लियर। चलो 26 देख पा रहे होंगे आप, ये बात करता है कि निक्षेप करने के लिए समय की परिसीमा और निक्षेप के लिए आवेदन में अशुद्ध विशिष्टियों के परिणाम। कहता है कि निक्षेप करने की समय सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है, कब तक निक्षेप कर सकते हो, और अगर आपने उस आवेदन में निक्षेप के आवेदन अशुद्ध विशिष्टियां दी हैं, ठीक है, पर्टिकुलर्स कैसे दिए हैं आपने, गलत, फॉल्स, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो धारा 25 के अधीन निक्षिप्त किया गया कोई भी भाड़ा उस धारा के अधीन विधि मान्यता निक्षेप किया गया तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह निक्षेप धारा 24 में भाड़े के संदाय के लिए निर्दिष्ट किए गए समय के 21 दिन के भीतर, यह ध्यान रखना, 21 डेज, 21 दिन के भीतर ना किया गया हो। मतलब कहता है धारा 24 में जो भी टाइम फिक्स है, या तो आपने कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स कर रखा है या 15 दिन फिक्स है, तो कि उसके 21 दिन के भीतर अगर आपने नहीं किया है तो विधिमान्य तक किया गया, लीगली आपने डिपॉजिट किया, ये नहीं माना जाएगा।
क्लियर, जो समय है उसके 21 दिन के अंदर आपको करना है। यदि आवेदकारी भाड़े का निक्षेप करने संबंधी अपने आवेदन में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करता है, जानबूझकर उसने फॉल्स इंफॉर्मेशन उसमें दी है, तो कोई भी ऐसा निक्षेप उस दशा में के सिवाय जबकि भूस्वामी ने निक्षिप्त की गई रकम का प्रत्याहरण, उस स्थान का कब्जा भाड़ेदार से पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख के पूर्व कर लिया हो, विधि मान्यता किया गया नहीं समझा जाएगा। तो ये कहता है क्या कि भाई अगर जानबूझकर अगर कोई विवरण आपने गलत दिए हैं ना उस आवेदन में, जो आपने डिपॉजिट ऑफ रेंट के साथ फाइल किया है, तो आपका जो है जो आपने निक्षेप किया है वो विधि मान्यता किया नहीं समझा जाएगा। ठीक है, उस दशा के सिवाय, ये इसका एक्सेप्शन है। जबकि भूस्वामी ने निक्षिप्त की गई का रकम का प्रत्याहरण, उस स्थान का कब्जा भाड़ेदार से पुनः प्राप्त करने के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख के पूर्व कर लिया हो। मतलब जब उसने रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए जो आवेदन दिया, एप्लीकेशन दी, उससे पहले अगर किराएदार ने मकान मालिक ने किराया निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, तो फिर वो वाली बात हो गई ना कि चलो ठीक है, गलत विवरण थे भी सही है ना, एप्लीकेशन में कुछ गलत जानकारी दे भी दी, लेकिन सामने वाले ने अगर निकाल ही लिया, सामने वाले ने विड्रॉ ही कर लिया, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, विड्रॉ कर लिया, तो ये नहीं माना जाएगा। तो वहां पे दैट्स ओके, तो ठीक है। लेकिन आपने गलत इंफॉर्मेशन दी और भी सामने वाले ने किराया निकाला भी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये होगा कि भाई आपका किराया जो है विधि मान्यतः जमा किया गया नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो समय सीमा क्या है कि जो टाइम फिक्स है उसके 21 दिन के अंदर आपको किराया जमा कर देना है, उसके बाद करोगे तो आपको यह फायदा नहीं मिल पाएगा। यदि भाड़ा उपधारा 1 में वर्णित किए गए समय के भीतर निक्षिप्त कर दिया जाता है, क्या कहता है, यदि भाड़ा उपधारा के वर्णित यानी कि 21 दिन के भीतर आपने जमा कर दिया है और उसका विधिमान्य निक्षेप के रूप में बना रहना उपधारा 2 में वर्णित किए गए कारण से समाप्त नहीं होता है, यानी कि जो आपने गलत इंफॉर्मेशन दी थी उसकी वजह से उसकी विधिमान्यता पे, उसकी लीगलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे निक्षेप से भूस्वामी को भाड़े का इस प्रकार संदाय हो गया समझा जाएगा मानो कि निक्षिप्त की गई रकम विधि मान्यता निवेदित की गई थी। ठीक है, क्या कहता है, क्या माना जाएगा, तो ये माना जाएगा कि मानव भूस्वामी को भाड़े का इस प्रकार संदाय हो गया समझा जाएगा, भाई लीगली उसने पेमेंट कर दिया, ये मान लिया जाएगा, किसको, विधि मान्यता निवेदित की गई थी। फिर ये अगर इस तरीके से अगर ये भाई जमा हुआ है ना, गिवन टाइम में दे दिया है ना, इंफॉर्मेशन भी गलत नहीं दिया, तो ये माना जाएगा उसने जो है लीगल गिवन टाइम में जो है लीगली तरीके से उसको पेमेंट उसका कर दिया है। क्लियर है, क्लियर। 25 से 27 ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये जो है मेंस का मटेरियल है। ठीक है, 25 26 24 25 26 27 4 सेक्शन, इस बार मेंस का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, कल आगे यहां से पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।